इमरान ने बेपनाह दाद के शोर में यह आखिरी स्टेप भी कर दिखाया। यह नए दिन की सुबह थी। 11 बज चुके थे, लेकिन राजभवन में बेशतर लोग सोए पड़े थे। 7वीं का जश्न कल रात आखिरी पहर तक जारी रहा था। इसके इख्तिताम पर शराब पानी की तरह इस्तेमाल हुई। रक्सो मौसीकी ने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया और आखिर बदमस्त जोड़े खलवत गाहों में जा घुसे। यकीन से तो नहीं कहा जा सकता था, मगर लगता यही था कि वो तमाम 33 लड़कियां भी इन खलवत गाहों का हिस्सा बनी हैं, जिन्होंने परियों के इंतखाब में हिस्सा तो लिया था मगर चुनी नहीं जा सकी थी। इन लड़कियों ने कल रात राजभवन के आला तरीन अफराद की तन्हाइयों को रंगीन किया था। इन्हें चंद दिन यहीं रहना था, फिर तहाइफ से लद फंद कर घरों को लौट जाना था। यह सब कुछ यहाँ मामूल के मुताबिक था। गीता मुखी ने बताया था कि ऐसी लड़कियों की बाद अज़ां बाकायदा शादियां होती हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारती हैं। राजभवन में गुजरी हुई 2-4 रातों के लिए इन्हें कभी मतऊन नहीं किया जाता, मगर कोई ऐसा मामला सामने आए तो जिम्मेदार शख्स हुक्म के अताब का सजावार ठहरता है। परियों को यहाँ एक खास रुखास दर्जा हासिल हो जाता था। वह मुस्तकिल तौर पर राजभवन के साथ मुंसलिक हो जाती थी। शुरू में ये 7 परियां पाकिजगी और तकद्दुस का निशान होती थी, मगर गुजरते जमाने के साथ साथ रवायतें तब्दील होती रहीं और अब ये परियां चंद माह बल्कि हफ्तों के अंदर ही आला सतह पर रखेलों की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। हिर्सो हवस ने अपने बका के रास्ते ढूंढ लिए थे। गालबन धर्म के ठेकेदारों ने ही आखाओं की खुशनुदी के लिए इस रस्म में कुछ ऐसी शिकें ढूंढ निकाली थी जिनकी रूह से हुक्म और उसके नहायत करीबी साथी इन परियों से जिस्मानी रब्त कायम कर सकते थे। इसकी एक मिसाल बारूदा जैकी की महबूबा शकुंतला थी, जिसे पत्नी बनाने में नाकाम हो जाने पर हुक्म ने उसे परी का दर्जा दिया और अपने हरम में शामिल कर लिया। मैं और इमरान अभी तक राजभवन ही में थे। दोपहर के बाद खुमार ज़दा लोगों ने जागना और चलना फिरना शुरू किया। दोपहर के वक्त मैडम सफूरा के जरिए इमरान को रत्ना देवी का बुलावा आ गया। यकीनन उसे यह बुलावा वादे के मुताबिक इनाम से नवाजने के लिए था। यह सब कुछ देखने के लिए मैं भी मैडम सफूरा, मदन मैनेजर और इमरान वगैरह के साथ शाही अस्तबल में चला गया। मेरी वजह से दर्जन भर मुसल्ला गार्ड्स को भी मेरे साथ हरकत करना पड़ी। हम शानदार अस्तबल में पहुंचे। यहाँ बेशकीमत घोड़े, घोड़ियों और इनके बच्चों की तवील कितारें मौजूद थी। तवील अस्तबल के एक हिस्से में पार्टीशन करके इसे गैराज की हैसियत दी गई थी और यहाँ शाही इस्तेमाल की चंद गाड़ियां मौजूद थीं। कुछ देर बाद रत्ना देवी अपने मुहावसों के साथ वहां आन मौजूद हुई। उसने इमरान को सताइशी नजरों से देखा और मैडम सफूरा से मुखातिब होकर बोली, अपने गार्ड से कहो कि यह बिला झिझक अपने पसंद के 8 बेहतरीन घोड़े यहाँ से चुन ले। हम इससे बहुत खुश हैं। बेशक हमें यह जानकारी भी हुई है कि यह शख्स शौकिया खिलाड़ी नहीं था। ये किसी सर्कस में काम करता रहा है और जिस्मानी कमालात दिखाता रहा है, लेकिन हमें पता है कि पिछले 3-4 सालों में इस शर्त को पूरा करने के लिए खिलाड़ी लोगन भी आते रहे। जैसे कल रात वो मिस इंडिया नाम की लड़की आई थी, मगर उसके सिवा कोई भी सफल नहीं हुआ। हम इसको इनाम देते हुए मन से खुश हैं। ये घोड़े चुन सकता है और ये रहा इसका दूसरा इनाम। रत्ना देवी ने एक खादमों को इशारा किया और उसने एक मखमली पोटली इमरान की तरफ बढ़ाई। ये क्या रानी? इमरान ने अदब से पूछा। तिलाई जेवर, तुम्हारी 2 मुठियां कितनी भी बड़ी होती, ये इनसे ज्यादा ही हैं। रत्ना ने जवाब दिया। वो ठीक ही कह रही थी, ये ज्यादा जेवर था। इमरान ने पोटली ले तो ली, मगर इसके अंदाज से आया था कि वो इसे लेना नहीं चाहता है। इमरान की अक्सर बातें समझ में आने वाली नहीं होती थी। रत्ना देवी ने एक बार फिर इमरान से कहा कि वो अपनी मर्जी के 8 घोड़े शाही अस्तबल में से चुन ले। इमरान ने मैडम सफूरा की तरफ देखा, फिर जरा तआक्कुफ से बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी नवाजियों के काबिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत महंगे घोड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें कहाँ रखूंगा? और सच बात यह है कि मुझे घुड़सवारी का शौक भी नहीं है। अगर आप महसूस न करें तो मैं चाहूंगा कि घोड़े शाही अस्तबल ही में रहें और इन लोगों के इस्तेमाल में आए जो इनको बरतने का हुनर जानते हैं। रत्ना देवी समेत कई अफराद ने इमरान को हैरत की नजरों से देखा। वो अजीब सरचश्मी का मुजाहरा कर रहा था। रत्ना देवी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो वचन दे रखा है इसे पूरा करेंगे। अगर तुम घोड़े लेना नहीं चाहते हो तो इसकी कीमत ले दो। यहाँ कोई भी घोड़ा 1 लाख से कम कीमत का नहीं है। ये काफी बड़ी रकम बन जाएगी। लेकिन रानी साहिबा, मैं रकम लेना नहीं चाहता। मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे लिए आपकी तवज्जो और मेहरबानी ही बड़ा इनाम है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आपने मुझे किसी काबिल जान और मेरी सताइश की। मैं बसद एहतराम और खुशी से ज़ेवरात भी वापस करना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ जी कि इनका बोझ उठा सकूँ। आपके कदमों में जगह मिल जाए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। इमरान की आंखों में नमी सी आ गई। वो जबरदस्त अदाकार था, बज़ाहिर सादा मगर अंदर से पेचीदा। रत्ना देवी का तना हुआ चेहरा कदरे नरम पड़ गया। वो मैडम सफूरा से मुखातिब होकर बोली, सफूरा, तुम्हारा ये सिक्योरिटी गार्ड खास है किस चीज से? जो कुछ इसे मिल रहा है इससे इसके अगले 10-20 साल बड़े आराम से गुजर सकते हैं, लेकिन ये लेने से इनकार करते। जी रत्ना देवी, ये ऐसा ही है, बस अपने आप में खुश और मस्त रहने वाला। रत्ना देवी ने भरपूर नजरों से इमरान को देखा। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए उसके जबड़े का थोड़ा सा टेढ़ापन जाहिर होता था।
ये दरअसल उस पुराने हादसे की निशानी था जब सुल्ताना और रत्ना का झगड़ा हुआ था। शाही पनघट की सीढ़ियों पर रत्ना देवी शायद अपने ही जोर में गिरी थी और इसका जबड़ा हिल गया था। इस मामूली से नुक्स के सिवा रत्ना देवी एक नहायत पुरकशिश औरत थी। इसे इमरान का नाम पूछा और फिर इसे नाम से मुखातिब करके बोली, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा वरना हमें निराशा होगी। इमरान ने नहायत आइजी से कहा, मोहतरमा रानी साहिबा, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं खुद को जिसके काबिल समझ सकूं। तुम निराश कर रहे हो। रत्ना देवी के माथे पर हल्की सिलवट नजर आई। इमरान ने गैराज की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, पाकिस्तान में कुछ अरसा मैंने गाड़ियों का काम किया जी। मुझे अच्छी गाड़ियों का शौक है और ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता हूँ। अगर आपका इसरार है तो मुझे इन गाड़ियों में से कोई अनायत कर दीजिए। रत्ना देवी बोली, तो फिर तुम खुद चुन लो, वो तुम्हारे सामने खड़ी हैं। इमरान गाड़ियों के पास गया, कुछ देर घूम फिर कर इन्हें देखता रहा, फिर उसने एक 4 व्हील ड्राइव छोटी जीप का इंतखाब किया। यह स्पेशल मॉडल की शानदार जर्मन गाड़ी थी, हालत भी अच्छी थी। रत्ना देवी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तरद्दुद नजर आया, शायद ये उसकी पसंदीदा गाड़ी थी। वैसे भी इस भांडियल एस्टेट में गिनती की गाड़ियां ही थी और इनमें से अक्सर फाजिल पुर्जों की अदम दस्तयाबी के सबब खड़ी रहती थी। एक छोटे से वक्फे के बाद रत्ना देवी के चेहरे से तरद्दुद के आसार हो चुके। यकीनन उसने हिसाब किताब लगाया था। जो कुछ इमरान अपनी मंशा से छोड़ रहा था वो उस जीप की कीमत से कुछ नहीं तो 20-25 गुना ज्यादा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस या कुछ और? बस रानी साहिबा, ठीक है, ये तुम्हारी हुई। रत्ना देवी ने कहा। मैंने इमरान की दिलकश आंखों में देखा, उनमें एक चमक सी थी। सनसनीखेज घड़ियां करीब पहुंच रही थी। पूरे जरगा में इस मुकाबले की धूम थी जो कल मेरे और चार्ज कोरा के दरमियान होना था। वो शक्ति देवता था, वो शिकस्त खाता नहीं था और मैं उसे शिकस्त देने का दावा कर चुका था। इस शाम हम लाल भवन में वापस आ गए। हम जिम में पहुंचे और करीबन 3 घंटे तक अंधाधुंध प्रैक्टिस की। यह दर्द और बर्दाश्त का मुकाबला था। इमरान बैठ गया मगर मैं लगा रहा। आखिर मैं भी थक कर चूर हुआ और गद्दे पर गिर गया। इमरान ने मुझे पानी पिलाया और फिर केलों का एक गुच्छा लिया। उसने एक केला छीलकर बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ बढ़ाया। लो, मुंह मीठा कर लो और इसमें तवानाई भी बहुत होती है। मुंह मीठा किस खुशी में? मैंने पूछा। मेरी तरक्की की खुशी में। दोपहर को रत्ना की हदायत पर मैडम सफूरा ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड से प्रमोशन देकर असिस्टेंट इंचार्ज बना डाला है। भाई वाह, रत्ना मैडम, नादिया और गीता मुखी जैसी औरतों को शीशे में उतारना तुम्हें खूब आता है। तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। तुमने भी तो यहाँ आकर सुल्ताना जैसी मुंह जोर लड़की को शीशे में उतारा है। सुल्ताना के जिक्र ने एकदम मुझे उदास कर दिया। मैंने दीवार से टेक लगाते हुए कहा, इमरान, कल कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम क्या करोगे? मैं गाना गाऊंगा, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब दूध में बस पानी रह गया तो दूध का क्या पीना। इसके बाद मैं गीता मुखी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके आत्महत्या कर लूंगा। वैसे खुदकुशी के मुकाबले में आत्महत्या कदरे बेहतर चीज है। इसमें दूसरे जन्म की उम्मीद तो रहती है ना। गीता मुखी की आखिरी ख्वाहिश क्या मतलब? यार, वो सोना चाहती है मेरे साथ और तुम्हें पता है कि वो सोएगी हरगिज नहीं। मैं बहुत संजीदा हूं इमरान, तो पहले बताना था। मैंने समझा शायद कोई लतीफा सुना रहे हो। देखो जिगर, हम वसीयतों वगैरह की बातें तो तब करें जब हमें हारना हो। हमें हारना है ही नहीं, बस चेतना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुड़कर देखने वाले पत्थर हो जाते हैं और वैसे भी पीछे कुछ नहीं। कल तुम कश्तियां जलाकर मैदान में उतरोगे और जीत कर बाहर निकलोगे। लेकिन इमरान, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। और जब हम गैब नहीं जानते तो फिर हमें सिर्फ एक ही रुख पर तो नहीं सोचना चाहिए, कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मैंने 2 टोक अंदाज में कहा, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम 3 काम जरूर करोगे। पहला यह कि सुल्ताना और बालू को संभालना और उन्हें एस्टेट के अंदर या बाहर किसी महफूज जगह तक पहुंचाना। दूसरा, पाकिस्तान जाकर फरा और आतिफ का ख्याल रखना। और तीसरा, मैं कहते कहते खामोश हो गया, आवाज बैठ सी गई थी। हाँ, अब बोलना शुरू किया है तो बोल दो। हो सके तो सरवत का खोज लगाना और अगर कभी उससे मुलाकात हो तो उससे कहना मैंने उसे बहुत प्यार किया है और आखिरी सांस तक किया है। ये सब बातें तुम मुझसे खुद ही कहोगे। अगर सुल्ताना ने कहने की इजाजत दी तो। बाकी जिगर दिलीप कुमार वगैरह तो ख्वामखा मशहूर हो गए। अगर तुम फिल्मों में रोंदू हीरो के रूप में आ जाओ तो सबकी छुट्टी करा दूं। वो ऐसी ही बातों को हवा में उड़ाता था और नायत गंभीर और कशीदा माहौल को भी किसी दूसरे रुख पर धकेल देता था। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, इम्कानात पर गौर करते रहे और आमदा घड़ियों की हशर खेज चाप सुनते रहे। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी के बारे में सोचता रहता हूं। लगता है कि मैं सारे वाकयात का चश्मदीद गवाह हूं। वैसे मुझे एक बात बताओ, मुझे जर्रा भर भी शक नहीं कि जानवरों से अपने हैरान कुन ताल्लुक के बारे में तुमने जो कुछ बताया है ये हर्फ ब हर्फ सच है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि यह खुसूसी ताल्लुक एकदम खत्म कैसे हो गया। क्या इसमें तुम्हारी कोई कोताही थी या इसे होना ही था? और फिर प्रोफेसर रिची साहब की पेशन गोई कि यह खास सलाहियत फिर से तुम्हारे अंदर आ सकती है और हो सकता है कि ज्यादा शिद्दत से आए। क्या यह सब दुरुस्त है? इमरान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसे सच समझूं। हो सकता है कि जैसे अचानक ही ये सब कुछ मेरे पास से चला गया ऐसे ही वापस आ जाए और हो सकता ना भी आए। क्या आप भी तुम जानवरों से इसी तरह लगाव महसूस करते हो? सच्ची बात यह है जिगर के ज्यादा लगाव तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया।
जो कुछ था दूसरी तरफ से ही था, जो अब नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं गलती से शेड की तरफ चला गया था। वहां बंधे हुए मैनेजर मदन के कुत्ते ने मुझ पर झपटा मारा और टांग जख्मी होते होते रह गई। अच्छा, और एक बात मुझे उलझन में डाल रही है, तुम अंदर की बात नहीं बता रहे हो। आज तुमने रत्ना देवी की इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा कर वो जीप क्यों चुनी है? कैसे कोई खास काम लेना चाह रहे हो? यार, अब तुम मेरे सीधे सादे कामों में भी प्लानिंग ढूंढने लगते हो। बस वो गाड़ी मुझे अच्छी लगी और मैंने ले ली। दूसरी तरफ मैंने रत्ना की ऑफर को ठुकरा कर उसकी अना को ठेस भी पहुंचाई। वो आज जितनी भी मीठी बनी हुई थी, मगर है तो तुम्हारी और सुल्ताना की दुश्मन ना। तुमने देखा नहीं था कल भी तुम पर कैसी कहर भरी नजर डालती थी। खाना खराब। इस गाड़ी का क्या करोगे? कल तुम्हारी जीत के बाद तुम्हें इसमें बिठाऊंगा और फातिहाना पूरे जरगाह का चक्कर लगाऊंगा। और अगर मामला उलट हुआ तो अब आगे बोलोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। उसने गुलदान उठा लिया। मैं खामोश हो गया तो उसने एक किताब उठाकर मेरी तरफ बढ़ाई। इसमें ध्यान लगाओ, फायदा होगा। ये वही मखतूता यानी हाथ से लिखी हुई बातस्वीर किताब थी जो चंद रोज पहले मैडम सफूरा ने हमें दिखाई थी। इसका उन्वान स्वयंवर और सांबर था। आज मैंने मैडम से फरमाइश की थी कि ये किताब मंगवा ली थी और काफी देर तक इसका मुताला किया था। इससे कई अहम मालूमात हासिल हुई। मैं बाकी मानदा किताब पर निगाह उड़ाने लगा। साथ साथ हम दोनों बातें भी करते रहे। हम करीबन निस्फ शब तक अपने आखिरी तैयारियों में मसरूफ रहे। फिर फर्श के बिस्तर पर पहलू ब पहलू लेटे और सो गए। कितना हौसला बख्श साथ था इमरान का। राजभवन के अजीम उशान माराबी दरवाजे के सामने जहां तक नजर चाहती थी, लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। ये एक स्टेडियम नुमा जगह थी। बैठने के लिए पुख्ता सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ इससे पहले भी इस तरह के कई मुकाबले हो चुके थे, लेकिन आज के मुकाबले ने बेनजीर शोहरत पाई थी। लोगों का जोशो खरोश तेज नहीं था। बहुत से लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे थे जिन पर जाज गोरा की तस्वीर थी और इसे शक्ति देवता के रूप में दिखाया गया था। लोग नारे लगा रहे थे और हजारों की तादाद में रंग बिरंगी पगड़ियां लहरा रहे थे। मैदान के बीचों बीच लड़ाई का अखाड़ा था। इसके चारों तरफ आईनी जंगला था जिसमें बस एक दाखिली दरवाजा था। वसी गोल अखाड़ा करीबन 20 मीटर को तरका होगा। इस अखाड़े के दरमियानी हिस्से को लकड़ी के एक गोल साहिबान के जरिए ढांपा गया था। साहिबान कमोबेश 12 फुट ऊंचा था। अखाड़े से बाहर हुक्म और शाही खानदान के अफराद के बैठने के लिए एक शानदार गैलरी थी। यहाँ नायत शानदार नशिस्तें थी और सर्दी से बचाने के लिए अंगीठियां वगैरह दहकाई गई थी। बालकोनी नुमा गैलरी की दाएं जानिब वमनहू सूरी खड़ी थी जिसका नजारा मैंने और इमरान ने चंद दिन कबल किया था। मेरे दरीना साथी इसहाक को यहाँ बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इसकी आखिरी दर्दनाक आवाजें अभी तक मेरे कानों में जहर खोलती थी। दाएं जानिब एक छोटा सा हाथा और भी था। इसे भी आईनी जंगले और खारदार तारों से महफूज कर दिया गया था। ये जगह भी खास लोगों के बैठने के लिए थी। जहाँ शामियाने वगैरह तने हुए थे। बड़े खूनी मुकाबले से पहले यहाँ 3-4 छोटे छोटे मुकाबले भी होने थे। इन सांबर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले अफराद एक छोटे से अहाते में मौजूद थे और खुद को वार्म अप कर रहे थे। शाही मेहमानों की गैलरी के साथ ही मैं एक पुख्ता कमरे में मौजूद था। मेरे इर्द गिर्द गार्ड्स का सख्त पहरा था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरे जिस्म पर फकत एक काटराए पतलून थी। बेशुमार लोग मेरी झलक देखने के ख्वाहिशमंद थे। ताम सख्त सिक्योरिटी के सबब वो नजदीक नहीं आ सकते थे। जॉर्ज कहाँ था मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। इमरान मेरे साथ ही था। सबको मालूम हुआ था कि मैडम सफूरा का पाकिस्तानी गार्ड इमरान मेरी ट्रेनिंग में मेरी मुआवनत करता रहा है, लिहाजा मेरे साथ उसकी मौजूदगी पर किसी को ताज्जुब नहीं था। इमरान की मौजूदगी मुझे बेपनाह हौसला दे रही थी। इसके अलावा भी मुझे 2-3 तजर्बाकार मुआवन फराहम किए गए थे। इनमें से एक दरमियानी उम्र का पारसी था। उसने अखाड़े के अंदर लड़ाई के दौरान मेरी देखभाल करना थी। अब तक हमने जॉर्ज गोरा के बारे में जो मालूमात हासिल की थी उनके मुताबिक लड़ाई में जॉर्ज का अहम तरीन हथियार उसकी बदजुबानी थी। वो अपने हरीफ को ताव दिलाता था और गलती करने पर मजबूर करता था। जोड़ों की एक तकनीक नेक लॉक उसका पसंदीदा तरीन दाव था। अपने बेशतर हरीफों को उसने इसी तरह बिछाड़ा था कि उनकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में कस ली थी और उन्हें बेबस कर दिया था। ऐसी सूरत में जॉर्ज के हरीफ के पास 2 ही रास्ते होते थे कि अपनी गर्दन तुड़वा ले या फिर हार मान ले। इमरान ने मुझसे कहा था, जिगर, जिस तरह अपने हरीफ के खतरनाक हथियार का पता होना चाहिए इसी तरह अपने बेहतरीन हथियार का भी इल्म होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारा बेहतरीन हथियार क्या है? मैं सवालिया नजरों से उसे देखता रहा। वह बोला, तुम्हारी बर्दाश्त, तुम्हारी दर्द सहने की गुंजाइश। तुमने महीनों तक अपनी जान जिस तरह तकलीफ में डाली है इसने तुम्हारे अंदर दर्द सहने की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर दी है। तुम्हारी ये सलाहियत तुम्हारे मद्दे मुकाबल को किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। वो जिस वक्त तुम्हें तकलीफ के शिकंजे में समझ रहा होगा और यह समझ रहा होगा कि तुम मजीद वार नहीं कर सकते, तुम वार करने की पोजीशन में होगे। अगर तुम किसी ऐसे मौका से फायदा उठा सको तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करते करते उसने तेजी से मुक्का चलाया। मैंने बेसाख्ता एक तरफ होकर उसका वार बचाया और जवाबी मुक्का मारा। यह मुक्का इमरान ने अपनी हथेली पर रोका। हाँ, मैं यही चाहता था। वो बोला, तुम्हारे दाएं मुक्के की ताकत से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। चंद दिन पहले तुमने फसील पर जिस तरह पहरेदार की खोपड़ी तोड़ी थी, ऐसा ही एक बदबूदार नारियल इधर भी तोड़ डालो
तो मजा आ जाए। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही में छोटे मुकाबले शुरू हो चुके थे। एक मुकाबले में बख्तर जैसा लिबास इस्तेमाल किया गया और उसमें छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी इस्तेमाल हुई। एक शख्स के जोरदार वार से उसके हरीफ का आईनी खुद पिचक गया था। मुनसफ ने मुकाबला वहीं रोक दिया और जोर जोर से वार करने वाले को फातेह करार दे दिया। दूसरा मुकाबला खासा एक तरफा था, सिर्फ 3-4 मिनट में खत्म हो गया। जीतने वाले ने सर की एक जोरदार टक्कर से अपने कमजोर मद्दे मुकाबल को लंबा लिटा दिया। वो नीम बेहोश हो गया था, उसे उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। इसका फौरन बाद तीसरे मुकाबले की शुरुआत होगी। आखिर वो कड़ी आन पहुंची जिसका इंतजार बेपनाह शिद्दत से किया जा रहा था, जिसके लिए लोगों का चैन और सुकून हराम हुआ था। वो मुकाबला जिस पर बेशबा शर्तें लग चुकी थीं और जिसके नतीजे के बारे में हजारहा कयास आराइयां फिजाओं में तैर रही थी। रंजीत पांडे जैसे जिनको चंद मिनट में पसपा कर देने वाला शख्स शक्ति देवता के मुद्दे मुकाबिल था। इमरान जैसा लकी शख्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो बदतरीन रिस्क लेता था और कामयाब होता था। खतरात उससे आंखें चुरा कर गुजरते थे और बाजियां उसके हक में पलटने को रहती थी। अखाड़े में दाखिल होते वक्त एक बार फिर मेरे जहन में आया, कहीं इमरान के होते हुए मैं जॉर्ज के मुकाबले जाने में गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर फौरन ही मैंने इस ख्याल को रद्द कर दिया। इमरान की सारी आशीर्वाद मेरे साथ थी। वो अपनी बेहतरीन तमन्नाओं के साथ मुझे अखाड़े में दाखिल कर रहा था। मुझसे बगल गिर हुआ, मैंने उसका शाना चूमा, उसने मेरा, और फिर मैं अखाड़े में आ गया। हवाई यख बस्ता थी। मैं और जॉर्ज गोरा आमने सामने थे। उसने पतलून और बगैर आस्तीन की बुनियान पहन रखी थी। इसका फुलादी जिस्म ढलते सूरज की किरणों में दमक रहा था। मैं पांव से नंगा था, जबकि जॉर्ज ने जॉगर्स पहन रखे थे। हमारी बाएं जानिब लोहे की एक मुस्ततील मेज थी। इस पर 3 तेज धार आले रखे हुए थे। छोटे दस्ते की 2 कुल्हाड़ियां, 2 रामपुरी चाकू और 2 छोटी तलवारें यानी कटारियां। हम इनमें से कोई से भी एक जैसे हथियार चुन सकते थे। 2 फरबा अंदाम शख्स मैदान में आए। इनमें से एक ने मोटे शीशों की ऐनक लगा रखी थी। इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें चंद कागज थे। लंबे बालों वाला पंडित महाराज भी अक्कम में मौजूद था। इन कागजों पर तुम्हारे दस्तखत होंगे, यानी वाले ने फाइल मेरे सामने फैलाते हुए कहा। मैंने सरसरी नजर डाली। उर्दू में वही तहरीर लिखी गई थी जिसकी मैं तवक्का कर रहा था, यानी सांबर मुकाबला मेरी मर्जी और रजामंदी से हो रहा था। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई हम दोनों हरीफों में से किसी एक की मौत तक जारी रहेगी। मेरी मौत की सूरत में मेरे वारसों को किसी तरह का कोई दावा नहीं होगा, और यह कि मैं अपनी तहरीरी या जुबानी वसीयत कर चुका हूं और मुझे इस हवाले से मजीद कुछ नहीं कहना है, वगैरह वगैरह। मैंने बिला तरद्दुद इन कागजों पर दस्तखत कर दिए। जॉर्ज गोरा ने फिक्रा कसा, इस पर यह नोट भी लिख दो कि मेरे बाद मेरी बीवी को इजाजत है कि वो शादी के बगैर जॉर्ज के साथ रह सके। मेरे बदन में अंगारे दहके, लेकिन मैं जानता था कि यह तो शुरुआत है, मुझे आखिर तक अपने दिमाग को ठंडा रखना है। मेरे बाद जॉर्ज गोरा ने कागजात पर दस्तखत किए। अब बेपनाह शोर से कानों के पर्दे फटने लगे थे। लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। ये अमर मेरी हौसला अफजाई कर रहा था कि इस ठाठे मारते हुए हजूम में मेरे हमायतें भी कम नहीं है। जॉर्ज ने अपनी जहरीली आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए कहा, चलो अब इन हथियारों की तरफ आओ और देखो कि तुम किस हथियार से मरना पसंद करोगे। सर्जन स्टील ने मुझे बता रखा था कि जॉर्ज मुझे हथियार चुनने की पेशकश करेगा। एक तरह से जबरदस्त नफसियाती हरबा भी था। गालिबन इस तरह वो ये बताना चाहता था कि वो लड़ाई के हर तरीके पर अबूर रखता है। मैं पहले ही फैसला कर चुका था। मैं आगे बढ़ा और मैंने रामपुरी चाकू उठा लिया। यह मजबूत दस्ते का वजनी चाकू था। इसकी धार और लोहा दोनों शानदार थे। दरमियान में खमसा था। गुड चॉइस, जॉर्ज ने कहा। फिर इंग्लिश ही में बोला, लगता है ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसके बाद उसने भी चाकू उठा लिया। एक हट्टा कट्टा मुआवन आगे बढ़ा और आईनी मेज औजारों समेत उठाकर मैदान से बाहर ले गया। मुनसफ के फराइज अंजाम देने वाले सफेद फाम शख्स ने आगे बढ़कर एक बार फिर हम दोनों का लिबास चेक किया और आखिरी हदायत देने के बाद हमारे दरमियान से हट गया। ये आखिरी रुकावट भी दूर होगी। अब मैं और जॉर्ज गोरा आमने सामने थे। ये एक चमकीला दिन था। हजारों तमाशाइयों के साथ साथ जैसे नीलगु आसमान भी तमाशाई था। यूं लगा जैसे कुछ देर के लिए हवा भी साखन हो गई हो और ढलता हुआ सूरज भी अपनी हरकत भूलकर इस मंजर में खो गया हो। हम एक दूसरे पर गहरी नजर रखे नीम तारे की शक्ल में हरकत करते रहे। जॉर्ज ने जहर अफशानी की, तुम्हारा बाप जरूर हूं, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी वालदा का शौर न समझो, बस शरीफ समझो, हमला करो। एक बार फिर तन बदन में आग भड़की, लेकिन मैंने खुद को ठंडा रखा। चंद सेकंड बाद मुझे एक मुनासिब मौका नजर आया। जॉर्ज गोरे का एक पांव हवा में था, दूसरे पर अभी पूरा वजन नहीं पड़ा था। मैंने झपट कर वार किया। जॉर्ज ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। मेरा चाकू उसके पेट में लगा। चाकू की नोक ने उसके जिस्म पर एक सुर्ख लकीर सिखाई थी, लेकिन यह मामूली नुकसान था, लकीर गहरी नहीं थी। इस हमले के जवाब में जॉर्ज गोरा मुगल्लजात बकते हुए मुझ पर टूट पड़ा। उसने चाकू के कम अज कम 6 वार किए। इनमें से एक वार ने मेरे कंधे पर खरोंच डाली, बाकी वार मैंने कामयाबी से बचाए। इस दौरान में मेरा दाव चल गया। मैंने जमीन पर लेटे लेटे एक भरपूर लात गोरा के पेट में रसीद की। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे चला गया। मुझे उठने का मौका मिला और मैं फिर बाजू खोलकर उसके सामने आ गया। मेरे दोबारा खड़े हो जाने पर मेरे खैर ख्वाहों ने शोर बुलंद किया और जोश के आलम में पगड़ियां हवा में लहराई।
जॉर्ज आगे को झुका हुआ था। माहिर चाकू जनों के अंदाज में वो चाकू को एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रहा था। अचानक वो हुआ जिसका तवक्का गोरा को हरगिज नहीं थी। शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं ये वार इतनी कामयाबी से कर सकूंगा। इस वार के लिए बेहद फुर्ती और टाइमिंग दरकार थी, जो मेरे अंदर की आग ने मुझे फराहम की। मैंने अपनी टांग चलाई। जॉर्ज गोरा का चाकू इस वक्त एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था, वो किसी हाथ में भी नहीं रहा था। मेरे पांव की ज़रब ने उसे हवा ही में उछाला और वो उड़ता हुआ सा अखाड़े के आखिरी किनारे तक चला गया। इससे पहले कि जॉर्ज संभलता, मैंने जोरदार हमला किया। रामपुरी चाकू की नोक गोरा के ऐन दिल के मकाम पर लगती, मगर उसने बर वक्त पैंतरा बदला और चाकू उसके बाजू में पवस्त हुआ। मैंने चाकू खींचकर दूसरा वार करना चाहा, मगर उससे पहले ही गोरा ने इस मैदान नुमा अखाड़े के किनारे की तरफ तोड़ लगा दी। वो अपने चाकू तक पहुंचना चाहता था। मैं उसके पीछे लपका। वो निस रास्ते ही में था कि मैंने जस्ट लगाकर उसकी टांगें पकड़ ली। वो ऊंधे मुंह गिर गया। ताहम उस कोशिश में चाकू मेरे हाथ से भी निकल गया था। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दुड़कनियां खाते हुए हम फिर मैदान के वस्त में पहुंच गए। दोनों चाकू हमारी पहुंच से दूर रह गए थे। मैं चार्ज गोरा के मनहूस बोझ तले दब गया। चार्ज ने फिर जहर अफशानी की अपनी पत्नी से, बस थोड़ा ही ज्यादा जोर है तुम्हारे में। मैंने उसका जवाब एक भरपूर मुक्के से दिया। यह मुक्का चार्ज के चौड़े थोबड़े पर लगा। चंद लम्हों के लिए वो तवरा गया। मैं उसके ऊपर आ गया और यही पर मुझसे वो गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और जिसके हवाले से मैं अलर्ट भी था। पता नहीं ये कैसे हुआ। अचानक मैंने अपनी गर्दन को एक आईनी शिकंजे में महसूस किया। मैंने तड़प कर निकलना चाहा, मगर देर हो चुकी थी।